नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसी होती है। बेहद ही खास दिन है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और कल कटनी है वायदा कारोबार की निफ्टी की और स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी। तो उससे पहले भी आज की तैयारी करेंगे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत ढीले हैं। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 106 116 अंकों के आसपास की गिरावट शुरुआती सत्र में हो सकते हैं। तो अचानक से तेज चलते बाजार के सामने आया है स्पीड ब्रेकर। ऐसे में आपके पोर्टफोलियो पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान आज के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर रवि सिंह जी, रेलिकिया स्टॉक ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च, हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तर को देने के लिए। जी, धन्यवाद यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए रजत जी। सर, पहला प्रश्न, ये अचानक चढ़ते बाजार को क्या हो गया? देखिए, इस समय बाजार में तो उतार और चढ़ाव आपको दिखाई देगा। इंटरनेशनली ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से कुछ खास जो है वो मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे, और उल्टा बल्कि अगर देखा जाए तो शायद भारत में अगर इलेक्शन का माहौल नहीं होता तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती, क्योंकि अभी आप अगर भारत के अलावा अगर ओवरऑल वर्ल्ड को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ अपसाइड के लिए यहाँ पर नहीं है। क्योंकि देखिए, यूएस में इंटरेस्ट रेट की चिंता, होम सेल्स का डेटा, जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये सारा जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव मार्केट के लिए नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इन सभी को अगर यहाँ पर कंबाइन करने की कोशिश करें तो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तीसरी तरफ अगर देखते हैं तो हमारे पड़ोसी देश चाइना में जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है और जिस हिसाब से वो मेटल के प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, मेटल के स्टॉक्स हो रहे हैं, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के लिए कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं देता। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ है कि हम इस समय निफ्टी, सेंसेक्स, इन सभी को अगर देखते हैं तो वो अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नए नए हाईज बनते हैं हर वीक। अब तो पहले एक दौर था जिसमें कि मुझे याद आता है कि चैनल्स जो है वो तैयारी करते थे, एक टी शर्ट छपवाते थे कि आज ये सेंसेक्स हाई बनेगा। आप छपवाएंगे तो हर एक दिन उन्हें एक नई टी शर्ट छपवानी पड़ेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि मार्केट में सिनेरियो अब दूसरे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा हर्डल होना निफ्टी के लिए अच्छी बात है, बैंक निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए, क्योंकि यहां से अपवर्ड मोमेंटम अभी बनेगा। बनने से पहले थोड़ा पीछे हटना जरूरी है। अभी वही सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल संकेत हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन अगले हफ्ते की ही सिर्फ वॉल को अगर देखें तो जिस हिसाब से बढ़ी हुई है वो भी एक बड़ी रैली के यहाँ पर संकेत दिखाता है। राइट, लेकिन अब जो बड़े इवेंट्स में फटाफट से वो बता दूं। 30 मई गुरुवार को मई महीने की वायदा एक्सपायरी, 30 मई गुरुवार को यूएस में क्वार्टर 1 जीडीपी आंकड़े, 31 मई शुक्रवार को भारत के क्वार्टर 4 जीडीपी आंकड़े, 1 जून शनिवार को लोकसभा चुनाव का 7वां चरण और 1 जून शनिवार को ही शाम को इलेक्शंस के लिए जो एग्जिट पोल्स हैं ये जारी हो जाएंगे। उसके बाद 2 जून रविवार को ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक। तो सिलसिलेवार तरीकों से कतार लगी हुई है, मैक्रो माइक्रो सब कुछ है इस समय मार्केट में और रिजल्ट भी बहुत आ रखे हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में नास्डैक 17,000 के लेवल के बार पहली बार पहुंचा। एनवीडिया का शेयर चढ़ गया 7%। एनवीडिया हो रहा है अमेरिका में, बहुत ही तगड़ी खरीदारी हो रही है भैया। ऐसा ही कोई स्टॉक इंडिया में हाथ लग जाए तो कमाल हो जाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो कंपनी है, सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियां फोकस में है। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड इसलिए बढ़ गई क्योंकि वहां पर एक हैं ऑफिशियल मिनेपोलिस फेड रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट, इनका नाम आ रहा है नील कशकारी। इन्होंने बोला है कि दरें अभी बढ़ानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि महंगाई कम नहीं हुई तो दरें दरें बढ़ाने का स्कोप नहीं है, दरें दरें बढ़ाने का स्कोप है। तो इनका एक बयान आया था जिसकी वजह से थोड़ा अमेरिकन मार्केट्स में कंफ्यूजन हो गई और मई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़े अनुमान से बेहतर आ गए। अमेरिकन मार्केट्स में वैसे ही बहुत ज्यादा उठापटक, ये मतलब पिछले फेड पॉलिसीज तक तो सर ये कह रहे थे कि ब्याज दरें घटाएंगे घटाएंगे। इस साल के शुरू में तो बड़े तेजी से बोलना शुरू किया था कि भैया 6 बार घटा देंगे हम अब तो ब्याज दरें, तो इनसे एक बार भी नहीं घट रही। बहुत मुश्किल स्थिति में है अमेरिका। ये इसका कुछ असर पड़ेगा क्या अमेरिकन मार्केट्स पे? वो भी तो लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगाते चले जा रहे हैं। ब्याज दरें घटेंगी भी कि नहीं घटेंगी इस बार? हाँ, देखिए रजत जी, आपने जो अभी डेटा के नाम लिए और जो आपने आंकड़े बताए और जो आपने असमंजस बताया, वो साफ साफ एक चीज दर्शाता है कि अमेरिका खुद ही कंफ्यूज है कि वो ब्याज दरें घटाए, और अगर घटाए तो माहौल खराब करे, या फिर ब्याज दरें नहीं घटाए तो आगे क्या करे। तो कहीं ना कहीं से इसीलिए आपने, और क्या होता है हर बार ना, मैंने देखा है कि अभी तक पिछले लास्ट एक सालों में अगर देखा जाए तो सिर्फ सेंटिमेंट और माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर डाउ जोन्स, नैस्डैक के स्टॉक्स चल रहे हैं। आपको हकीकत बताऊं तो अगर इस समय जो डाउ जोन्स और नैस्डैक के स्टॉक्स की जो सिचुएशन है, और जो आप इस समय
आप रैली देख रहे हैं, उनमें देखा जाए तो सेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ 35% स्टॉक्स का है, बाकी 75% स्टॉक्स ने कोई खास यहाँ पर दम नहीं दिखाया है। तो कहीं ना कहीं से इंडेक्स की जो रैली है, जैसे एक टाइम था, मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ माध्यम से दर्शकों को पीछे ले जाऊं, तो एक टाइम था जिसमें कि निफ्टी नए हाई पे हाई बना रहा था, लेकिन मिड कैप में लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो वैसे ही कुछ हालात जो हैं वो नैस्डैक में और डाउ जोन्स में आपको देखने को मिल रहे हैं जब आप उनकी डिटेल में देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो माहौल और सेंटिमेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रैली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन वो कितनी टिकाऊ होगी, इंटरेस्ट रेट को लेकर के डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं वो कितने कारगर होंगे, इनको मैं तो ये कहूंगा उल्टा, आप शायद मेरे ख्याल से मेरी बात से शायद एग्री ना करें, मैं तो कहूंगा कि सेंट्रल बैंक को, यूएस के सेंट्रल बैंक को इंडिया के आरबीआई से सीखना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन के ऊपर, किस तरीके से डेटा दिए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चर्चा की जाती है और किस तरीके से पॉजिटिव माहौल बनाकर रखा जाता है। खुद कंफ्यूजन दिखाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, दूसरा देखिए, दो चीजें हैं। भारत में अभी तक 10 सालों से स्ट्रांग गवर्नमेंट रही है और अगले जो रिफॉर्म देखने को मिल रहा है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। यूएस में तो खुद का अभी कुछ पता नहीं है, वहां पे भी अब इलेक्शंस होने होंगे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत तगड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे असर अब यूएस मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। सर, अब मैंने टेक्निकल चार्ट्स लगा दिए स्क्रीन पे और अब वो समय आ गया जब दर्शक आपसे इंटरैक्ट करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ना ये निफ्टी ये थोड़ा फंसा-फंसा सा लग रहा है। बहुत ही आपने बोला कि ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन ऊपरी स्तरों पर पहले थोड़ा मुनाफा वसूली आएगी, अगले बड़े मूव के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन ये करेक्शन आएगी तो आएगी कहाँ तक? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी के? 22,888 के लेवल पे पहुंच गया कल गिर के। देखिए, निफ्टी के इस समय लेवल्स जो है, पहले एक चीज मैं फिर से बता दूं, पिछले हफ्ते भी मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि पहली बात है कि इस समय वोलेटिलिटी ज्यादा है, और वोलेटिलिटी ज्यादा होने से होता क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आप इंट्राडे में आप लगाते हैं ना, उनकी रेंज बड़ी तेजी से टूटती और बिखर जाती है। तो आज सपोज करिए कि जैसे आपने देखा कि कल मार्केट में पिछले 2 दिनों में मार्केट ने एक 23,110 के ऊपर का हाई बनाया और वापस आज 22,800 पे आ गया। इसका मतलब क्या है? 400 पॉइंट का करेक्शन। तो क्या ये 400 पॉइंट का करेक्शन वैलिड है? अगर वोलेटिलिटी को देखें, आप समझ रहे हैं रजत जी, अगर वोलेटिलिटी को देखें तो उतार और चढ़ाव को देखें तो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर नॉर्मल डेज होते तो ये एक डायरेक्शन चेंज सिनेरियो कहलाता। अब आते हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कितना देखे। देखिए, थोड़ा सा व्यू बढ़ाइए, 22,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर बनाइए, क्योंकि छोटा मोटा सपोर्ट जो आप देखेंगे 22,750, 22,700, 22,800, 22,650, फिर 22,600, फिर 22,550, फिर 22,500, इसका कोई खास फायदा नहीं है। ये इंट्राडे में ट्रेडिंग के हिसाब से आपको काम आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा देखते हैं तो 22,500 का एक सपोर्ट यहां पर लेकर चलिए। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए, रेजिस्टेंस तो अभी मार्केट में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि 23 एक, अब पिछला हाई देखा जाएगा तो 23,110 का रेजिस्टेंस होगा, शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 23,000 का होगा। लेकिन जब इस तरह के सिनेरियो होते हैं तो 100, 125 पॉइंट, 200 पॉइंट की कोई खास अहमियत होती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो अप साइड अभी ओपन है, लोअर साइड पे आपको ढेर सारे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 22,500 एक सिनेरियो मानकर चलिए। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं कि ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करें या फिर बैंक निफ्टी को आप कैसे अप्रोच करें। अगर आप कहें तो मैं बताता हूं। जी, बैंक निफ्टी वैसे आज मंथली एक्सपायरी है, तो आपकी प्रेडिक्शन कहाँ तक के लेवल्स, क्या रेंज, किस रेंज पे होगा कामकाज? देखिए, आज की जो रेंज है वो होगी आपकी 48,700 से 49,400 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें भी रेंज इतनी बड़ी दे दी कि कारोबार कैसा हो। देखिए, सुबह अभी आपका ओपनिंग यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रिमार्क के साथ हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखेंगे। रैली आपको दो टाइम पे देखने को मिल सकती। पहला एक 1:30 बजे और दूसरा एक 3 बजे। इन दो टाइमों पे गलती से भी शॉर्ट की स्ट्रैटेजी मत खेलिएगा, क्योंकि मार्केट यहां पर आपको रुला देगा और परेशान करेगा। तो इसलिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप शॉर्ट खेलते हैं तो 1:30 बजे के बाद शॉर्ट बिल्कुल मत जाइए।
और अगर आप 1:30 से 2 बजे के बीच में रहते हैं तो थोड़ा सा फिर से वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 3 बजे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पे यहां पर ट्रेड करिए, और जो आपने सपोर्ट लाइन खींची है, इस सपोर्ट लाइन के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। सॉरी, वापस ऊपर निकलता है तो फिर आपको बाइंग की पोजीशन रखनी। अब आते हैं, आपको याद होगा रजत जी, हम लोग जब लास्ट वीक चर्चा कर रहे थे तो उस समय 48,000 के आसपास, 48,500 400 के पास कंसोलिडेट कर रहा था, और तब मैंने कहा था 50,000 का लेवल आप देखोगे, और 50,000 का लेवल अभी भी दिखाई देगा। और मैं तो ये समझता हूं कि जिस दिन 4 जून होगा उस दिन हम शायद 52,000 के लेवल भी एक बार को हाई में देख देख जाएं, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल सेंटिमेंट यहाँ पर निगेटिविटी हट चुकी है, और गलती से भी बहुत ज्यादा निगेटिव यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं। राइट, अब चलते हैं सवाल जवाब की और बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। पहले तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय अपना बिस्तक को देने के लिए। उसमें पहला सवाल इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर आया सर, आपका व्यू पूछ रहे हैं रोहित भदूरिया जी। देखिए, इस समय मैं अगर इंजीनियर्स इंडिया को देखने की कोशिश करता हूं तो आप पाएंगे रजत जी की इस स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दिखाई है, और बॉटम से अगर देखें तो 140 रुपए से स्टॉक चलते हुए 280 रुपए के पास आ गया, और अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पर शिकार हो सकता है। 250 255 रुपए तक के एक लेवल आपको डिप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म टारगेट 320 रुपए का है। छोटे मोटा टारगेट में अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 260 हो, 250 हो, 255 हो, अगर आपने बाय किया हुआ है तो बने रहिए। बहुत लंबा डाउनफॉल नहीं है, लेकिन अपसाइड यहां से ज्यादा अच्छा है। इंजीनियर इंडिया वैसे काफी चल चुका है, इसलिए थोड़ी पोजीशन कम रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम अट्रैक्शन में एंट्री कर जाएं, क्योंकि थोड़ा सा रैली ज्यादा हो चुकी। प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छा होगा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ, टारगेट आपको अपसाइड पे 320 तक के देखने को मिल सकता है। ओके, अभिषेक जी बोल रहे हैं आरआर केबल पे एक बार प्लीज बताएं। इसके वैसे रिजल्ट्स आ रखे हैं आरआर केबल के, तो रिजल्ट्स इंपैक्ट अभिषेक जी आज देखने को मिलेगा। और इनका जो बाइंग लेवल वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बाइंग लेवल इसके लिए ठीक है। मैं एक बार रिजल्ट्स बता दूं। रिजल्ट्स में आरआर केबल में मुनाफा 20.5% बढ़कर 78.7 करोड़ और आय 16.5% बढ़कर 1,754 करोड़। कामकाजी मुनाफा करीब करीब 15% बढ़ा है। देखिए, फिलहाल तो रजत जी, रिजल्ट को देखते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप बाय करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो होना होगा वो सुबह मॉर्निंग में जैसे अभी ओपन होगा ना, वो दिखाई दे जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी। हाँ, लेकिन जो स्टॉक का पैटर्न है ये थोड़ा सा ऐसा है कि इस समय राउंडिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे। लंबे समय की दूरी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 2000 और 2050 तक के लेवल आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एंट्री कहाँ बनती है, अब एंट्री कितनी बनती है? देखिए, अगर आज जो अभी हम अभी आपको रिजल्ट के बाद एक गैप ओपनिंग दिखेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाई देगा, तो इन बीच में लेवल्स क्या आते हैं? 1720 से लेके 1850 के बीच में। अब आप सोच रहे हो 1810 चल रहा है, मुझे मिल जाएगा सौदा तो ले लूं, बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन रेंज अपनी बड़ी कर लीजिए। 1720 से लेके 1850 के बीच में आप बाइंग पोजीशन अपनी बनाइए, थोड़ा लंबा रखिए। इलेक्शन के बाद भी 2 महीने का समय दीजिए। मुझे लगता है 2050 तक के लेवल आसानी से देखने को मिलेंगे। रही बात स्टॉप लॉस की, 1720 से एक्यूमुलेट करेंगे 1850 तक तो आपका एवरेज बैठेगा अच्छा, और आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है 1650 का क्लोजिंग का। मुझे लगता है आप बेहतर ट्रेड में हैं। अच्छा है, ये स्टॉक चलता है लेकिन एक बार में नहीं चलता, थोड़ा रुक रुक के चलता रहता है, और फंडामेंटल अच्छे हैं। अभी बजे हैं 9:03 और प्री इंडिकेटिव एक्शन देखने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि 186 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है, तो उसको सेटल होने देते हैं। 9:08 पे हो जाएगा सेटल। फिलहाल तो बहुत ही तगड़ी बिकवाली की चपेट में आएंगे शुरुआती सत्र में, तो फिर वो कांपेंगे। ऑब्वियसली ओवरनाइट रिस्क ज्यादा था कि हम कल से, इनफैक्ट 2-3 दिन से हम लगातार बोल रहे हैं, इस हफ्ते की शुरुआत से बोल रहे हैं कि पोजीशंस थोड़ी कम रखिए ओवरनाइट। अभी थोड़ा मार्केट झूलेगी। अच्छा, ये प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट भी है सर इनके पास, 211 के करीब 2000 शेयर्स, और ये निकल नहीं पा रहे हैं इसमें से। सर, बिज तक को फॉलो करो, एक कूड़ा कचरा लेके क्या फायदा है लेने का? क्यों आप प्रमोटर बन रहे हो? निकल नहीं पा रहे हो, कोशिश करो निकलने की। रोज मॉर्निंग में बिट डालिए, कोशिश करेंगे निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे तो 75 रुपए पे निकलेंगे, 75 पे नहीं निकलेंगे तो हो सकता है फिर 50 रुपए पे निकले। कोई फायदा थोड़ी है ये सब स्टॉक लेने का, क्योंकि देखिए कुछ साफ साफ है, क्लियर कट है। कुछ स्टॉक्स जब इस तरीके का मोमेंटम आता है तो
कुछ फंडामेंटल पे चलते हैं, कुछ टेक्निकल पे चलते हैं, कुछ इन दोनों की हवा में चलते हैं, और ये हवा में चलने वाला स्टॉक है फिलहाल। बहुत पुअर फंडामेंटल है। और अगर टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे तो रजत जी आपको दिखाई रहे हैं 180 के नीचे डूबा तो 120 के आसपास के टारगेट दिखाई देंगे। रेंज काफी बड़ी है, मुझे लगता है एग्जिट हो जाएगी। कोशिश करिए, निकल जाएगा। ओके राइट सर, फिर एक और सवाल आया हुआ है, वो है सर्वोटेक का बाइंग लेवल बता दो। हीरा राम गोदराज जी बोल रहे हैं। तो आप मेरे को पता है कि नहीं ट्रैक होते हैं ये स्टॉक्स अक्सर मार्केट में, लेकिन जिनके पास हो वो क्या करें? क्योंकि जब तेजी पकड़ते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग तेजी, 25 रुपए का स्टॉक 100 रुपए हो गया, बताओ अब इस 70 से लेकर 100 रुपए की रेंज पे कर रहा है काम। देखो ये सब ना, मैंने आपको बताया, अभी बोला था कि आपको कुछ टेक्निकल के और फंडामेंटल पे चलते हैं, कुछ उनकी हवा में चलते हैं। अब ये स्टॉक को अगर मैं सर्वोटेक को देखने की कोशिश करूं, देखिए ये पावर की हवा में चल गया, सारे पावर के स्टॉक भाग गए, ये भी भाग गया। हवा आ जाती है कि सरकार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, कंपनी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये सब जो छोटे मोटोरिए होते हैं ना, वो सब बस इस तरह के स्टॉक्स को चलाते हैं। फिलहाल अगर सर आपने खरीदा है, बेस्ट तरीका आपको मैं बताऊं, आप निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि इस स्टॉक में गिरावट के संकेत अब बढ़ सकते हैं और 50 रुपए ही आ सकता है, 30 रुपए टूटेगा स्टॉक। खरीदना है बिल्कुल खरीदेंगे, 50 रुपए के आसपास आएगा तो एक बार वापस से रजत को तंग कर लीजिएगा, हो सकता है हम लोग वापस वहां पर खरीदने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अभी रिस्क रिवॉर्ड में खरीदारी बिल्कुल नहीं करिए। और अगर आपने सोचा हो 100 रुपए पे खरीदा, क्या गिर जाएगा, 50 आ जाएगा सर। अब इसका एक लॉजिक है, अगर 100 रुपए का स्टॉक आपने खरीदा और वो 50 आ गया तो आप कहोगे स्टॉक कितना गिर गया, 50%। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब 100 से उसको 50 से उसको 100 रुपए होना है तो कितना चलना चाहिए, 100%। आपको समझ में आ रही होगी कैलकुलेशन, अगर नहीं समझ में आ रही है तो तब तक सौदा काट खुलेगा, काट लीजिएगा, नहीं तो वो बाद में मार्केट समझाएगा। सर एक स्टॉक है नुवामा, और इसके ऊपर प्रश्न आया नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है? 5044 का भाव है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेल्थ मैनेजमेंट में कंपनीज जो हैं उनमें बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं देखने को मिलता, लेकिन समय समय पर धीरे धीरे सॉरी स्टॉक जो है वो चलते हुए नजर आते हैं। इस समय अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि नवामा में एक अच्छा मोमेंटम है, वापस 5500 के आसपास तक के लेवल दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये फंडामेंटल इसके काफी बेहतर हुए हैं, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की इनकी स्ट्रैटेजी रही है वो काफी फायदेमंद रही है कंपनी के लिए। हाँ लेकिन ये है कि अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो क्या आपको 5000 रुपए लगता है कि इस पे शेयर निवेश करना चाहिए और आपको 5500 आ जाएगा तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे? तब मैं कहूंगा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शन बहुत है मतलब आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज जो है वो इससे ज्यादा अंडर वैल्यूड पे मिल रही है और मार्केट के साथ चलेगी। ये स्टॉक्स मार्केट के हिसाब से भी मैं नहीं दिखाई देता, तो मैं इन लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दूं। अंकुर सिंह जी बोल रहे हैं एनटीपीसी 373 पे ले रखे हैं और विप्रो 382 पे ले रखे हैं, अभी क्या करें? पहला एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी में थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिला है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 355 360 ये लेवल से इनमें एक्युमुलेशन करिए, क्योंकि इस स्टॉक की जो चाल है वो 420 तक होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 420 का टारगेट हो तो 375 छोटा लगता है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को पकड़ कर रखिए, काटने की जरूरत नहीं, नीचे आने पे एक्युमुलेट करते रहिए, लेते रहिए, और लंबे समय का ये अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। सरकार जब बनेगी, रिफॉर्म पे आएगी, तो ये 380 और 85 के लेवल तो बहुत आसानी से दिखा देगा। बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके रखिए। सरकारी कंपनियों में मुनाफा वसूली होनी शुरू हुई है, सवाल इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ये ऑयल इंडिया, कॉनकॉर, स्टील अथॉरिटी, बीएचईएल, कोची शिपयार्ड, ये सब टूटे हैं कल। एनबीसीसी जैसा स्टॉक कल 4% टूटा, नतीजे अभी आए हैं बहुत दमदार। तो ये सरकारी कंपनियां जो मुनाफा वसूली दिखा रही हैं, ये क्या तय था कि ये इलेक्शन रिजल्ट से पहले कांपे, क्योंकि बहुत स्ट्रांग चढ़ गई? देखिए रजत जी, सबकी साइकोलॉजी यही होती है, जब इलेक्शंस के रिजल्ट की बात अगर एक बार को हटा भी दें और स्टॉक जिस हिसाब से चले हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर दिखाई देती है। तो प्रॉफिट बुकिंग यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के जो लेवल्स हैं वो ये साफ साफ जता रहे हैं कि इन कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आपको डराएगी। लेकिन इनकी एक एक खास बात है, और खास बात ये है कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे अभी हमने दो स्टॉक अभी चर्चा करा ना कि ये बढ़ गया, जैसे सर्वोटेक था वो वापस 100 हो गया तो क्या वापस गिर गया 50 रुपए तो क्या 100 आ जाएगा? आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताऊं वो 100 आने में उसका ना सारे हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, लेकिन
ये एनटीपीसी, बीएचएल, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे स्टॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं कि अगर इनमें कोई गिरावट आती है तो आप कॉन्फिडेंटली डिलीवरी लेकर बैठे रह सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हाँ मेरे लेवल से भी ऊपर आएगा, और वो जरूर जाएगा। लेकिन उन स्टॉक्स में रिकवरी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर, और मैंने आपको लास्ट वीक भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करी थी कि जो भी स्टॉक्स में अभी आपको 10% से ऊपर के प्रॉफिट आ रहे हैं उसमें 25% पोजीशन ढीली कर लीजिए। अगर ढीली नहीं किया तो मार्केट थोड़ा ढीला हो रहा है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं किया, पड़ा रहने दीजिए, लेकिन हाँ विजन थोड़ा लंबा रखिए। ये सब कंपनियों की स्टॉक्स बेचने के लिए नहीं है। एक विप्रो पे भी सवाल पूछा था सर, जी। विप्रो पे क्या करना चाहिए अभी? क्या आईटी स्टॉक्स में खरीदारी हो सकती है एज अ डिफेंसिव प्ले? देखिए हो क्या रहा है रजत जी, मुझे आप एक चीज समझिए, इस समय स्टॉक मार्केट पे क्या नहीं चला है। आईटी। सबसे ज्यादा सब कुछ चल चुका है, सिर्फ आईटी एक नहीं चला है। अब जो जितने भी आजकल ये शो कॉल्ड एनालिस्ट है ना, और जितने भी आजकल ये मार्केट के धुरंधर हैं, अब उनकी हिम्मत तो पड़ेगी नहीं कि आप यहाँ पर पावर पे निवेश कर लें, यहाँ पर आप डिफेंस काउंटर पे, रेलवे काउंटर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रियल एस्टेट पे, इन सब पे निवेश कर लें। तो उनको क्या दिखाई देता है? उनको ये आईटी काउंटर बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, और कुछ महान लोग हैं जो कि कहते हैं बाय कर लीजिए, कर लीजिए। स्टॉक मार्केट पे आप अगर इस ये सारे स्टॉक्स आप लेते हैं, तो मैं बस ये कहूंगा कि आईटी काउंटर लेने से आपको एक सुख जरूर मिलेगा कि आप आईटी पे निवेश करके रखे हुए हैं, और दूसरा सुख ये मिलेगा कि आप दिग्गज हैं, आप महान हैं, कि आपने विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन सबके शेयर खरीद रखे हैं। मालिक बने बैठे रहिए, रिटर्न के मामले में जीरो रहेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तो और बुरे होने वाले हैं। जरा बाहर झांक के तो देखिए एक बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी काउंटर से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो किसी की मत सुनिए। अगर आपको लगता है कि ये मल्टी बैगर बनेगा, लीजिए, 6 महीने बाद स्वाद चखिएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछिए, मेरा सजेशन पूछिए, जितने ये टॉप के दिग्गज कैप्टन है ना, ये पिछले 1 साल से मैं अवॉइड कर रहा हूं कि इनको बिल्कुल नहीं खरीदना। अगर आपने खरीदा हुआ है तो पैसा आपका फंसा रहेगा, कोई रिटर्न नहीं देगा। बेटर निकाल के एफडी में डाल दीजिए, क्या फायदा है यहाँ इन आईटी काउंटर में डालने का। रैली दिखाई देती है, टिकती नहीं है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आईटी काउंटर में बिल्कुल निवेश मत करिए। राइट सर, एक सवाल है अशोक लेलैंड के ऊपर, दीपक जी का। वो बोल रहे हैं 197 पे खरीद लिया था इन्होंने, अब क्या प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अशोक लेलैंड को अभी रखें पोर्टफोलियो में? देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो मैं आपसे कहूंगा कि अशोक लेलैंड को बिल्कुल रखिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा यहां पर जो है वो एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तेजी अच्छी है, और इस समय अगर मैं अशोक लेलैंड के चार्ट को देखने की कोशिश करता हूं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि यहां पर थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो नीचे का आ रहा है, और एक बार को प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आपको छोटा टारगेट है तो यहां पर प्रॉफिट बुक करिए। अगर छोटा टारगेट नहीं है तो इस स्टॉक को आप 280 की सीरीज में देखेंगे और उस चीज की चर्चा तब करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म यहां पर बनाकर रखिए। अभिषेक जी बोल रहे हैं 10% का घाटा हो गया है, तो अभी रिकवर करवा दो। मेड प्लस का चार्ट कैसा है, या फिर आपकी पसंदीदा पिक्स कौन सी हैं, तो फिर हम आपका फिर से पोर्टफोलियो आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो रवि सिंह जी की टॉप बेट्स, और कहां पर अभी ऐसे मूड माहौल में जहां पर बाजार कहां पर हो, धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखो रजत जी, मेरी जो वो है लॉन्ग टर्म पिक है वो तो बहुत ज्यादा है। और इस समय मैंने अपनी पिक में बस एक चीज का चेंज किया है कि मैंने अपनी 25-30% पोजीशन को थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का सजेशन दिया हुआ है। लेकिन अब आ जाते हैं कि आपने पिक की बात की तो क्या लेना है और किससे अभी आज के दिन मार्केट में क्या लग रहा है कि जिस पे खरीदारी कर सकते हैं। तो मुझे इस समय एक तो पहला जो अच्छा लग रहा है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेहतर है। थोड़ा हो सकता है आपको 275 के आसपास मिल जाए, तो वो एक अच्छा यहाँ पर दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं आ जाता हूं तो मुझे जो अभी बैंकों में यहाँ पर एक करेक्शन आया ना, वो एकदम लॉटरी की तरीके से नजर आ रहा है, और मैं उनमें ज्यादा यहाँ पर निवेश करना चाहूंगा। जैसे कि आपके
इंडियन बैंक है, इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट है, डीसीबी बैंक है, सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, इनमें ये करेक्शन जो दिखाई दे रहा है ये बहुत बढ़िया करेक्शन है। लीजिए मैं कह रहा था केएनआर कंस्ट्रक्शन शायद आपको 275 का मौका दे, वो आज उड़ने को तैयार हो रहा है। देखिए 281 रुपए खुला, 1.5% ही ऊपर भागता चला जा रहा है। तो सर मुझे पहले से नहीं पता था। मेरे नहीं, आज वो रिजल्ट्स आए हैं केनर कंस्ट्रक्शन के। हाँ, लेकिन मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे कहने से नहीं भाग रहा है। हाँ, रिजल्ट्स भी आने वाले हैं सर, वो एक्सपेक्टेशन भी स्ट्रांग होती है। हाँ, और वो 285 282 चल रहा है, लेकिन ये 290 तक इमीडिएट इंट्राडे के बेसिस पे हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा। दूसरी तरफ अगर मैं स्टॉक्स की तरफ बात करता हूं, तो जो आपने अभी चर्चा करी जिसमें आप करेक्शन देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। अगर मुझे इनमें करेक्शन मिल जाता है, जैसे आपने अभी बीएचईएल की बात की थी, एनटीपीसी की बात की थी, ओएनजीसी की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, राइट्स की बात करें, पीएसबी की बात करें, तो मुझे लगता है ये काउंटर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। और लास्ट वीक में हमने थोड़ी सी एनबीएफसी सेक्टर्स की भी चर्चा करी थी, तो आपको याद होगा कि मैंने 5 स्टार, एसईबीसी और यूग्रो कैपिटल के बारे में बात की थी। तो मुझे लगता है कि शायद उस तरफ थोड़ा सा रुझान ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग काउंटर के साथ में अगर कोई अब चलने वाला है तो एनबीएफसी काउंटर जरूर चलेगा। और मैंने रीजन भी बताया था कि अगर करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है और जिस हिसाब से अभी हालात बन रहे हैं, तो उसमें उनके मैनिफेस्टो में एनबीएफसी सेक्टर की चर्चा की गई है। तो प्राइवेट एनबीएफसीज जो एमएसएमई और इनको लोन प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज में अच्छी रैली दिखाई देगी। तो उसमें अगर लीडर की तरफ देखते हैं तो मुझे यूग्रो कैपिटल यहाँ से अट्रैक्शन दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम चलेगा और आपको इन स्टॉक्स को एकमुलेट करना चाहिए। राइट सर, कोई डिस्क्लेमर आपका इन सभी स्टॉक्स पे जो डिस्कस हुए? सारे जो स्टॉक्स की चर्चा मैंने करी, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस क्लाइंटों को गए। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट की अभी ओपनिंग हो चुकी है और जैसा कि प्रिडिक्ट हुआ था वैसे ही मार्केट ऊपरी